अस्सलाम अलैकुम दोस्तों। समुंदर की होलनाक लहरों की आगोश से नमूदार होने वाले एक बच्चे की अनोखी दास्तान, जिसे कुदरत ने अजीब सिफात से नवाजा था। हुस्नो इश्क की हशर सामानियाँ, अनोखे वाक़यात और एडवेंचर से भरपूर कहानी समंदर का बेटा। आर.डी. शाउट की ज़हनी कैफियत काफ़ी ख़राब मालूम होती थी। वो ओशियन ट्रेडर का मुकामी नुमाइंदा था और ज़ाहिर है ओशियन ट्रेडर के बारे में काफ़ी मालूमात रखता था। उन लोगों का जो तरीक़ेकार था उससे आर.डी. शाउट को मुकम्मल वाकफियत थी और इस वक्त वो ये सोच रहा था कि उसकी गलती पर ओशियन ट्रेडर वाले कभी उसे माफ़ नहीं करेंगे। आर.डी. शाउट एक माजी रहा था और उस माजी में वो किसी बेबसी का शिकार नहीं था, बल्कि उसने जो कुछ किया वो इस कदर था कि बिल आखिर बहुत सी हुकूमतें उसकी दुश्मन हो गई थीं और उसके बाद उसे किसी ऐसी पनाहगाह की तलाश थी जहां इंटरपोल और बेशुमार ममालिक के सीक्रेट एजेंट उस तक पहुंचने में नाकाम रहे हैं। तब ही से उसका राब्ता ओशियन ट्रेडर से हुआ था और ओशियन ट्रेडर वाले आर.डी. शाउट को जानते थे। उन्होंने ऐसे बेशुमार अफराद को अपने साथ शामिल किया था जो बेहतरीन सलाहियतों के साथ साथ किसी तंजीम को संभालने की अहलियत भी रखते थे। लेकिन अब जो सूरत हाल पेश आई थी उससे ये अंदाज़ा हो रहा था कि अब ओशियन ट्रेडर के आताब का वक्त आ गया है और उसे उसकी गलती के लिए माफ़ नहीं किया जाएगा। चुनाचा कुछ न कुछ करना ज़रूरी था। उसके साथ जो चंद अफराद थे वो सब ओशियन ट्रेडर के वफादार थे और उनसे यहीं अगर राब्ता कायम हुआ था। बेशक चंद लोग उसके दोस्त भी बन गए थे, लेकिन ये दोस्ती ओशियन ट्रेडर ही के हवाले से थी। आर.डी. शाउट बहुत से मकासद जहन में तरतीब देता रहा और बिल आखिर उसने फैसला किया कि अब उन लोगों से मिल लिया जाए। अभी तक उसकी जहनी कैफियत का अंदाज़ा उसके बाकी साथियों को नहीं हो सका था। चुनांचे अगर वो मुकामी इंचार्ज की हैसियत से उन लोगों से मुलाकात के लिए जाए तो कोई ऐसी हैरान कुन बात नहीं थी। उसने अपने साथियों को मुस्तैद रहने की हदायत की और उसके बाद उस वादी की जानब चल पड़ा जहां उन लोगों को क़याम के लिए जगह दी थी। वो बिल्कुल तन्हा था। वैसे कादियों की जानब से उसे कोई ख़तरा भी नहीं था। वो तहजीब याफ्ता लोग थे और आर.डी. शाउट उनके बारे में बखूबी अंदाज़ा लगा चुका था कि वो लड़ाई भड़ाई की दुनिया के इंसान नहीं हैं, बस उन पर यह आफताब पड़ी है। वैसे भी तहकीक करने वाले थे और इंसानियत की भलाई के लिए समुंदर गर्दी कर रहे थे। आर.डी. शाउट के कुछ साथी वादी पर तैनात थे जिनके सुपुर्द इन लोगों की निगरानी की जिम्मेदारी की गई थी। उन्होंने आर.डी. शाउट को देखकर गर्दनें खम की और शाउट उनसे बेपरवाह ढलानों में उतरता चला गया। वहां तमाम लोग अपने अपने मशागल में मसरूफ थे। आर.डी. शाउट को इस बात की खुशी हुई कि उसने एक बेहतरीन फैसला किया था, यानी ये कि उन लोगों को मुसीबतों का शिकार रखने की बजाय अखनत उन पर जो खुराक के ज़ख़ीरे थे उनमें से उन्हें खासी हिस्सा दे दिया जाए ताकि उन्हें ज़िंदगी गुजारने में दुश्वारी ना हो। और उस काम ने कम अज़ कम उनके दिलों में आर.डी. शाउट के लिए कोई ना कोई नरमी पैदा की होगी और इस वक्त ये नरमी आर.डी. शाउट के लिए फ़ायदा मंद साबित हो सकती थी। उसने देखा कि वो सरकर्दा अफराद जिनका ताल्लुक जिम्मेदारियों से था उसकी जानब मतवज्जा हैं, यानी असद शराजी, कैप्टन वारलस, अर्तका हाशमी और प्रोफेसर बैरन वगैरह। आर.डी. शाउट आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ उनके दरमियान पहुंच गया। उन्होंने सर्द और सपाट निगाहों से शाउट का इस्तकबाल किया, लेकिन शाउट ने आज अपने अंदाज में गर्मजोशी पैदा कर ली थी। हेलो, कैसे हैं आप लोग? ठीक है मिस्टर शाउट, मुझे यहाँ देखकर आपको हैरानी तो नहीं हुई? हमें क्या हैरानी हो सकती है मिस्टर शाउट, बल्कि हम तो आपका इंतजार कर रहे थे, कैप्टन वारलस ने कहा। वो किस लिए? गालबन आपने हमें एक पेशकश की थी और हुक्म मिला था कि हम तैयार हैं। हमारे गोताखोर हमारी हदायत पर आपके आदमियों के साथ समुद्र की गहराइयों में उतरने के लिए तैयार हैं। मजीद हमारे लिए जो हुक्म हो हम उसकी तामील भी करेंगे, क्योंकि बहरतौर हम आप लोगों के कैदी हैं। मैं आप लोगों से किसी ऐसी जगह बैठकर कुछ गुफ्तगू करना चाहता हूँ जहाँ पर ये गुफ्तगू दूसरे लोग ना सुने। दूसरे लोगों से आपकी क्या मुराद है मिस्टर शाउट? असद शराजी ने पूछा। मेरा मतलब है कि गुफ्तगू महदूद अफराद के दरमियान होगी। निहायत अहम गुफ्तगू है जो मेरे और आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। मुझे आपसे कुछ अहम मशवरे करने हैं।
तो फिर आप हम में से इंतखाब कर लीजिए कि आप किससे गुफ्तगू करना चाहते हैं, कैप्टन वारलेस ने कहा। ओह नहीं मिस्टर कैप्टन, मेरा मतलब है कि आप में से जो अफराद अखनातून पर बड़ी हैसियत के मालिक हों। अखनातून पर मौजूद तमाम अफराद बड़ी हैसियत के मालिक थे। बहरतौर आप इधर तशरीफ ले आइए। प्रोफेसर बैरन, आइए मिस्टर हाशमी, असद शराजी साहब बराह करम इधर आ जाइए, मुआरलस ने कहा, और आरडी शाउट उन लोगों के साथ आगे बढ़कर एक ऐसे गोशी में पहुंच गया जहां जहाज के अमले के अफराद दूर दूर तक नहीं थे। आरडी शाउट एक जगह बैठ गया। असद शराजी, कैप्टन मुआरलस, अर्तका हाशमी, प्रोफेसर बैरन भी बैठ गए। उन सब के चेहरों पर तजस्सुस नजर आ रहा था। असद शराजी ने पूछा, क्या आपने आज के लिए समुद्र में जाने का प्रोग्राम मुलतवी कर दिया है मिस्टर आरडी शाउट? हाँ, कुछ ऐसे हालात पैदा हो गए हैं कि मुझे ये प्रोग्राम मुलतवी करके आप लोगों से ये मशवरा करने के लिए यहाँ आना पड़ा। आरडी शाउट ने जवाब दिया। वो सब सवालिया निगाहों से मिस्टर शाउट को देखने लगे। शाउट का चेहरा ख्यालात का आईना बना हुआ था। चंद लम्हात के बाद उसने कहा, मुख्तसरन कुछ बातें आपको बताऊंगा और इन हालात में ये सब कुछ आपको बताना बेहद जरूरी है। मैडम गार्था वर्था के बारे में मुझसे ज्यादा आप लोग जानते हैं और यकीनी तौर पर अब इन वाकयात के इल्म आपको भी हो चुका होगा कि मैडम गार्था वर्था दर हकीकत ओशियन ट्रेडर के एमा पर आप लोगों के जहाज तक पहुंची थी और उसके बाद उन्होंने जो कार्रवाई की वो ओशियन ट्रेडर ही के मफादात के लिए थी। मैडम बर्था इटली की एक खतरनाक औरत तस्वर की जाती हैं और उन्होंने बेशुमार ममालिक के लिए सीक्रेट एजेंट का काम किया है और ऐसे ऐसे खतरनाक काम में सर अंजाम दिए हैं जिनसे जुराइम की दुनिया में उनकी हैसियत बहुत बुलंद समझी जाती है। मैं चौंका, खास तौर से ओशियन ट्रेडर से राब्ते रखता हूँ, लेकिन मैडम बर्था से मेरी जाती मुलाकात भी थी और हमने मुश्तरका तौर पर कुछ ऐसे कारनामे सर अंजाम दिए थे जिनसे हम लोगों के दरमियान कुर्बत हो गई थी। लेकिन मैं ओशियन ट्रेडर के मफादात के लिए ज्यादा मुखलिस था और जब मिस्टर अर्तका हाशमी को मैडम गार्था वर्था तमाम तफसीलात बता रही थी तो उन्होंने ये एतराफ भी किया कि उन्होंने एशियन ट्रेडर की एक सब मिलियन तबाह कराई। इसके अलावा एक पॉइंट बनाने के लिए उन्हें समुद्र में तबाह करा दिया। तो ये इतला मुझे ओशियन ट्रेडर को देना पड़ी और वहां से अहकामात मिले कि मैडम वर्था को गिरफ्तार करके कैद कर लिया जाए और ओशियन ट्रेडर के दूसरे हुक्म का इंतजार किया जाए। बात यहाँ पर मेरे नजदीक खत्म हो गई थी मिस्टर अर्तका हाशमी, लेकिन पिछली रात मैडम गार्था वर्था हमारे 6 आदमियों को हलाक करके यहाँ से फरार हो गई। सब चौंक पड़े थे और उन सब के चेहरे अजीब सी कैफियत के आईनादार बन गए। कैप्टन मुआरलस ने कहा, ओह मेरे खुदा, वो निकल गई, मगर कहाँ? क्या समुद्र के रास्ते, कहीं और, या? कुछ नहीं कहा जा सकता मिस्टर एडगर मुआरलस, लेकिन बहरतौर 6 आदमियों की हलाकत मैं समझता हूं कि मेरी हलाकत का बाइस बन जाएगी और अब मुझे खतरा है कि ओशियन ट्रेडर की जानब से मुझ पर अजाब नाज़िल होगा। बात दरअसल ये है कि दोस्तों से मेरा आपसे जाती झगड़ा नहीं, मैं सिर्फ एक ऐसे इदारे के लिए काम कर रहा था जिससे मेरे अपने मफादात वाबस्ता थे। मैं हज़ब दुनिया का एक मुजरम हूँ और इन वीरानों में अपनी जिंदगी के बकिया दिन पूरे कर रहा था, लेकिन यूँ लगता है जैसे अब यहाँ भी मेरे लिए मुश्किलात हो गई हों। इन हालात में मैंने आप लोगों से मशवरा करना मुनासिब समझा। सच बात यह है कि इंसान सबसे पहले अपनी जात के लिए जीता है और उसके बाद दूसरों के बारे में सोचता है। मेरे साथ जितने लोग मौजूद हैं वो ओशियन ट्रेडर के वफादार हैं। मैं ये नहीं जानता कि वो मेरा मुकाबला करेंगे किसी भी शक्ल में, लेकिन इसके बावजूद मैं उनसे मशवरा नहीं कर सकता। आप लोगों को मैंने यहाँ जो मराआत दी हैं वो मेरा अपना मामला है और ये सिर्फ इस बुनियाद पर दी गई थी कि मैं जाती तौर पर आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। आपका फैसला ओशियन ट्रेडर ही को करना था। अब जो सूरत हाल पेश आ गई है मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता कि क्या शक्ल इख्तियार कर जाए, लेकिन जिस औरत का नाम गार्था वर्था है वह सांप से ज्यादा जहरीली और जहर से ज्यादा कातिल है। मैं उसकी तरफ से भी परेशान हूँ। हालांकि इस बात के अमकानात नहीं कि यहाँ इस गैर महजब जजीरे पर वो कोई ऐसा काम कर सकती है जो बहुत ज्यादा मुश्किलात का बायस बन जाए, बल्कि हो सकता है वो खुद ही अपनी मुसीबत में गिरफ्तार होकर हलाक हो जाए। लेकिन हमें ओशियन ट्रेडर की जानब से होने वाली कार्रवाई का बहरतौर ख्याल रखना होगा। क्या आप इस सिलसिले में कोई मुअस्सर मशवरा मुझे दे सकते हैं? एडगर मुआरलस ने मुतजस्सिस निगाहों से अपने साथियों का चेहरा देखा। जाहिर है अल्फाज में वो उन लोगों से कुछ नहीं कह सकता था, लेकिन उसकी आंखों ने सभी के चेहरों पर वो आमादगी पाई जिसकी रौ से उन लोगों को आसानियां हासिल हो सकती थी और जिसके नतीजे में आरडी शाउट से सौदेबाजी की जा सकती थी। चुनांचे मुआरलस ने मुतमईन होने के बाद आरडी शाउट से कहा,
बात जब ذاتی मफाद की आ जाती है मिस्टर आर.डी. शाउट, तो हम लोग भी इस ग्रेज से ग्रेज नहीं करेंगे कि आपको ये बात अच्छी तरह मालूम है कि हम समुद्र में जंग करने के लिए नहीं निकले, बल्कि हमारी जंग इंसानियत के खिलाफ मसाइब से है। हम समुद्री दुनिया से इंसानियत के लिए कुछ ऐसी अशिया हासिल करना चाहते थे जो इंसानियत के काम आ सकें, और इसके लिए हमारी सारी दुनिया से NOC हमें मिल चुका था और हम काम कर रहे थे कि ओशियन ट्रेजर ने मुजरमाना तौर पर हमारे साथ जो कुछ किया, अगर हमें पहले से इसके बारे में मालूमात हासिल होती तो यकीनी तौर पर हम इतना नरम चारा भी नहीं थे कि आसानी से उसका शिकार हो जाते। आप लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता हमें काबू में करने के लिए, मगर हम अंदरूनी तौर पर साजिश का शिकार हो गए। ताहम जो हुआ वो एक अलग चीज है। हम आज भी यही चाहते हैं कि हमें आज़ादी मिले, हम अखनातून पर पहुंच जाएं, अखनातून एक बार फिर समुद्र में रवा दवा हो जाए, तो उसके बाद ओशियन ट्रेजर आसानी से हम पर काबू नहीं पा सकेगा। वो कोई बाकायदा फौज नहीं ला सकता। अगर समुद्र में हमसे जंग की जाए तो अखनातून का जायजा आप भी ले चुके होंगे। वो एक बेहतरीन जंगी जहाज है और हम हर किस्म के मुकाबलों का बंदोबस्त कर सकते हैं, लेकिन अफसोस हम गफलत का शिकार हो गए क्योंकि हमें किसी ऐसे दुश्मन का अंदाजा नहीं था। इस गुफ्तगू का मकसद ये है मिस्टर आर.डी. शाउट कि अगर आप ये महसूस करते हैं कि अब ओशियन ट्रेजर आपके लिए खतरनाक हो गया है, तो आप बराह करम हमें यहाँ से जाने की इजाजत दें, और इसके साथ साथ ही हम आपको ये पेशकश करते हैं कि आप अपने इन पसंदीदा साथियों के साथ जिन्हें आप अखनातून पर ले जाना चाहें, हमारे साथी बन जाएं, हमारे साथ रहें। अगर महज़ब दुनिया आपकी दुश्मन है तो अखनातून आपको अपने दरमियान जगह देता है, और एक आदमी या चंद आदमी को अपने पास रखना कोई मुश्किल काम नहीं है। ये अमीर अर्तका हाशमी हैं, सरजमीन मिस्र की एक अहम शख्सियत। क्या ज़रूरी है कि आपको आर.डी. शाउट ही के नाम से जाना जाए? आप किसी भी नाम से अर्तका हाशमी की दोस्त की हैसियत से उनके साथ क़याम कर सकते हैं, और अगर अर्तका हाशमी आपको मिस्र ले जाएं तो उसके बाद किसी की मजाल नहीं है कि आप पर हाथ डाल सके। ये मिस्टर असद शेरादी हैं, अपने वतन की एक अहम शख्सियत। अगर ये आपको अपने साथ ले जाएं तो कोई ये सवाल नहीं करेगा कि उनके ये दोस्त कौन हैं। प्रोफेसर बैरन भी मामूली शख्सियत के मालिक नहीं हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग समुद्री दुनिया में एक तवील अरसे के लिए निकले हैं। वक्त गुजरता जा रहा है तो सारी बातें खत्म हो जाती हैं। मिस्टर शाउट, आप हमारे दरमियान निहायत पुरसकून रह सकेंगे, कम से कम इस जगह से कहीं ज्यादा। यहाँ आप अबदीदा हो गए हैं और बाहर की दुनिया से बिल्कुल कट कर रह गए हैं, जबकि अखनातून पर आप नई दुनियाओं की सैर करेंगे। हमारी इस पेशकश को तवज्जो से सुनिए और इस पर गौर कीजिए। हम आपको अपना साथी बनने की पेशकश करते हैं। आर.डी. शाउट के चेहरे पर गहरे गौर फिक्र के आसार थे। उसने खुश्क होंठों पर जुबान फेरते हुए कहा, और मैं समझता हूँ मिस्टर एडगर वारलस कि इस वक्त ये पेशकश मेरे लिए जिंदगी के मुतरादिफ है, और मैं महसूस करता हूँ कि मुझे फौरन इस पेशकश को कबूल कर लेना चाहिए, और हमें निहायत एहतियात के साथ। अभी आर.डी. शाउट ने इतना ही कहा था कि बुलंदियों से 4 आदमी नीचे उतरते हुए नजर आए, और आर.डी. शाउट वगैरह चौंक कर उन्हें देखने लगे। यकीनन वो लोग किसी अहम मकसद से आए थे। आर.डी. शाउट चौंक कर खड़ा हो गया। वो लोग करीब पहुंच गए। क्या बात है? आर.डी. शाउट ने सवाल किया। सर, वो 3 जहाज 3 फ्रैगेट इसी तरफ आ रहे हैं, और यकीनी तौर पर वो ओशियन ट्रेजर ही से ताल्लुक रखते हैं। ओह मेरे खुदा, ये वो लोग हैं जिनके बारे में मुझे इत्तला दी गई थी, जिन्हें मेरी मदद के लिए आना था। ओह मेरे खुदा। आर.डी. शाउट के चेहरे पर अजीब सी मायूसी फैल गई और उसने आहिस्ता से कहा, सॉरी कैप्टन, वेरी सॉरी, हम इस गुफ्तगू में कुछ लेट हो गए। मैं आपसे इससे दूसरी मुलाकात करूंगा, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि ज़हनी तौर पर मैं आपके साथ इस अमल के लिए तैयार हो गया हूँ। सॉरी कैप्टन, काश पहले से ये गुफ्तगू हो जाती। मुझे इजाजत दीजिए। आर.डी. शाउट इन लोगों के साथ आगे बढ़ गया और वो लोग अकब से उसे देखते रह गए। उसी वक्त सबको बेहद अफसोस था, लेकिन वो इस बात के लिए भी मुतजस्सिस थे कि 3 फ्रैगेट जहाजों की आमद क्या मायने रखती है। गार्था बर्था को खुद भी अपने आप पर हैरत थी कि उससे पहले अखनातून पर उसने कई बार शाबान को देखा था। इसलिए शाबान कि मैं तुमसे कुछ सवाल करना चाहती हूँ। जरूर। ओ शुक्रिया डियर शाबान, बेहद शुक्रिया। पहला सवाल यह है कि तुम मेरी गुर्बत से उलझ तो नहीं रहे हो? नहीं मैडम बर्था, बिल्कुल नहीं।
दूसरा सवाल ये है शाबान कि क्या तुम मेरी मुस्तकबल गुर्बत पसंद करोगे? शाबान ने एक बार फिर निगाहें उठाकर गार्थावर्था को देखा। ज़हीन था, यकीनी तौर पर ज़हीन था, फौरी फैसला करना जानता था। उसे अंदाजा था कि इस वक्त उसकी पोजीशन क्या है। चुनाचा चेहरे पर कोई और तासर पैदा किए बगैर कहा, हाँ, मुझे इंसानों से नफरत नहीं है। इंसानों की बात नहीं, मैं अपनी बात कर रही हूँ। अगर मैं ये चाहूँ शाबान कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूं, तो मैं चाहती रहूं, तुमसे मोहब्बत करती रहूं, तो तुम्हें इस बात से कोई उलझन तो नहीं होगी। शाबान ने गर्दन झुका ली, फिर चंद लम्हात की बोला, नहीं, ओह माय डियर शाबान, दर हकीकत तुम इसी काबिल हो। मुझे हैरत है कि मैं पहले तुम्हें इस निगाह से क्यों नहीं देखा, पहले मैंने सब पर तुम्हें तरजीह क्यों नहीं दी। मैं शर्मिंदा हूँ शाबान। दरअसल शाबान, मैं बहुत अजीब औरत हूँ। शाबान, मैं इतनी अजीब हूँ कि तुम तसव्वुर नहीं कर सकते। मेरी जिंदगी का आगाज बड़े अजीब तरीके से हुआ था। बहुत अच्छे घराने की लड़की थी मैं, बहुत अच्छे थे मेरे माँ बाप, मुझे वही तमाम तर मोहब्बतें मिली जो माँ बाप दे सकते थे। लेकिन मेरे वालिद को कुछ लोगों का शिकार हो गए, कुछ ऐसे लोगों का जो अपने मफादकात के लिए उनको गलत रास्ते पर डालना चाहते थे, और उन्होंने उनसे इनहराफ किया तो उन्हें मजबूर कर दिया गया। वो लोग उन्हें कत्ल के एक चक्कर में फंसा कर ब्लैकमेल करने लगे, और मेरे वालिद से उन्होंने वो सब कुछ कराया जो वो नहीं करना चाहते थे। वो ज़हनी तौर पर जख्मी हो गए। उन्होंने अपने आप से फरार हासिल करने की कोशिशें शुरू कर दी, और फिर एक दिन उन लोगों के ज़ैर दस्तियों से मजबूर होकर खुदकशी कर ली। मेरी माँ बेयारो मददगार रह गई। हम लोगों के सर पर कोई साया ना रहा, और फिर उन्होंने मेरी माँ को भी कत्ल कर दिया। कुछ ऐसी चीजें मेरे वालिद के पास थी जो उन लोगों की निशानदही करती थी। उन्होंने मेरी माँ को अगवा करके उनसे ये मालूमात करना चाहा कि वो चीजें वालिद साहब ने कहाँ छुपा दी हैं। माँ को कुछ इल्म नहीं था। उन्होंने तशद्दुद करके उसे कत्ल कर दिया, और मैं बिल्कुल ही बेसहारा रह गई। फिर मुझसे मोहब्बतों का इजहार करके कुछ लोगों ने मुझे अपनी सरपरस्ती में ले लिया, और उसके बाद मुझे जुराइम की तरबियत देने लगे। ये वही लोग थे जो मेरे माँ और बाप के कातिल थे। पूरा गिरोह था उनका जो 27 अफराद पर मुश्तमिल था। जुराइम की बेहतरीन तरबियत दी गई मुझे, मार्शल आर्ट सिखाया गया। बहुत से ऐसे इदारों से मेरी तरबियत की जो मुजरिम तख्लीक करते हैं, और बल आखिर मैं उनके लिए मुकम्मल हो गई। लेकिन उनकी बदकिस्मती के पहले ही मरहले पर मुझे ये बात मालूम हो गई कि ये वो लोग हैं जो मेरी माँ और बाप के कातिल हैं, और नतीजे में मेरे दिल में इंतकाम की आग सुलग उठी। शाबान, मैंने उनके 27 अफराद को कुत्ते की मौत मार दिया। ऐसी बदतरीन मौत मारा मैंने उन्हें कि दुनिया हिल कर रह गई। लोगों को यह भी इल्म हो गया कि उनकी कातिल मैं हूं, और उसके बाद मेरी तलाश शुरू कर दी गई। लेकिन मैंने हर उस शख्स को कत्ल कर दिया जो मेरा दुश्मन हो सकता था, और बल आखिर मेरा खौफ दुनिया भर बैठ गया। मैं जानती थी कि अब जुर्म की दुनिया ही मेरी दुनिया है। चुनाचा मैंने अपने आप को मजबूत करना शुरू कर दिया। मैंने इटली में मुस्तकिल रिहाइश इख्तियार कर ली। वहाँ एक इदारा कायम किया जहाँ मैं उसी पैमाने पर मुजरिम तख्लीक करती थी जिस पैमाने पर मुझे तख्लीक किया गया था, और मुजरिमों की एक बड़ी तादाद ने दुनिया भर में फैला दी। मैंने अपने इदारे में लड़कियों की भी ऐसी तरबियत दी कि वो दुनिया के बेहतरीन लड़कियाँ बन गई। कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये नर्मो नाजुक लड़कियाँ एटम बम साबित हो सकती हैं। बहरतौर फिर मैं मुजरिमों के लिए काम करने लगी। बेहतरीन मुआवजा लेकर, अपनी पसंद की दौलत लेकर। मैं दुनिया की मालदार तरीन औरत हूँ शाबान, और इस तमाम जिंदगी में मुझे कभी अपने बारे में सोचने का मौका नहीं मिला। मैंने अपने दिल की तरफ कभी निगाह ही नहीं डाली, क्योंकि मैं जानती थी कि दिल धोखे देता है, दिल मजबूर कर देता है, दिल बेबसी का शिकार कर देता है। मैं बेबसी और बेकसी का शिकार नहीं होना चाहती थी, और यूं उम्र इस तरह आगे बढ़ गई कि मुझे अंदाजा भी नहीं हो सका। कोई भी तीर दिल की गहराइयों को नहीं छू सका। मैंने कभी गौर भी नहीं किया शाबान कि मोहब्बत भी कोई चीज होती है। वो जज्बे भी हर इंसान के दिल में मौजूद होते हैं जो कहानियां तख्लीक देते हैं, लेकिन वो सब सच था। हाँ, वो सब सच है। पानी में तुमने मुझसे जंग की, तुमने मुझे ज़हर कर लिया, और पहली बार शाबान, यकीन करो पूरी जिंदगी में पहली बार मैं किसी के सामने मगलूब हुई हूँ। बहुत से ऐसे बदतरीन हालात पेश आए जब मेरी अपनी कुव्वतें जवाब दे गईं, लेकिन मेरी जहनी कुव्वतें कभी नहीं सो सकी। मैंने इंतजार किया और बल आखिर अपने दुश्मनों को पस्त कर दिया। पहली बार, सिर्फ पहली बार मैं इस तरह तुम्हारे सामने बेबस हुई हूँ कि अगर तुम चाहते तो मेरी गर्दन दबाकर मारते। और शायद यही लम्हात हैं जब गार्थावर्था की मौत हो गई, और उसके मरने के बाद उसके वजूद में एक मोहब्बत करने वाली औरत ने जन्म लिया। शाबान, तुम मेरी पहली मोहब्बत हो, बिल्कुल पहली और आखिरी भी। मैं अब तुम्हारे लिए जीना और तुम्हारे लिए मरना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ शाबान कि ये
फैसले चंद लम्हों में नहीं होते, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि ये सिर्फ दुनिया की सोच है, गार्था वर्था की नहीं। खैर, मेरा ख्याल, मैंने तुमसे वो बातें की हैं जिनमें से शायद कुछ बातें तुम्हारी समझ में भी ना आई हों। चौंका, तुम उम्र में मुझसे बहुत छोटे हो, लेकिन मुझे बताओ शाबान, मेरी उम्र कहाँ है? वो गार्था वर्था कहाँ है जो मासूम थी, नौजवान थी? जब उसे ज़ाया करने में मेरा कोई कसूर नहीं है, तो फिर मैं अपने आप को उम्र रसीदा क्यों तस्वर करूं? चुनाचा शाबान, अब यूँ समझ लो कि मैं तुम्हारे लिए हूँ, सिर्फ तुम्हारे लिए। समझ रहे हो ना मेरी बात? बोलो, कबूल करो मुझे। शाबान आहिस्ता आहिस्ता हंस पड़ा, फिर बोला, मैडम वर्था, आपने बेशक चंद लम्हात में फैसला कर लिया, लेकिन मैं आपकी तरह तजर्बेकार नहीं हूँ। मुझे फैसला करने में दिक्कत होती है। थोड़ा सा वक्त तो दीजिए मुझे। कितना ही वक्त ले लो, इतना वक्त ले लो शाबान, यहाँ तक कि बूढ़े ना हो जाओ। फैसला किसी भी लम्हे कर लेना, लेकिन ये फैसला मेरे हक में ही होना चाहिए। हाँ, इस दौरान मैं मर जाऊँ तो तुम आज़ाद होगे। अपना फैसला मेरी तवक्का से मुख्तलिफ करो। समझ रहे हो ना? तुम अगर ये सोचते हो कि मुझे तुमसे कोई तलब है, तो ऐसी बात नहीं है। मेरी हर तलब पूरी हो चुकी है शाबान। अब मैं सिर्फ तुम्हारी हर तलब पूरी करना चाहती हूँ। शाबान बदस्तूर हंसता रहा, फिर उसने कहा, आपने इस मसले को बहुत संजीदा बना दिया है मैडम वर्था। आप यूं समझ लीजिए कि मैं आपसे अलग नहीं रहना चाहता। ओह शुक्रिया, बेहद शुक्रिया। गार्था की आंखें ख्वाबनाक हो गईं और फिर वो काफी देर तक खामोश निगाहों से शाबान को देखती रही और उसके बाद एकदम संभल गई, फिर हंसकर बोली, मैं तुमसे इतनी बातें कर गई हूँ कि तुम्हारा दिमाग भी थक गया होगा। अब तुम कहो, मैं सुनूंगी शाबान। अब तुम कहो। मैंने अपने जज्बात का इजहार कर दिया है और उसके बाद में तुमने अपनी जिंदगी का आगाज कहां से किया शाबान? शाबान पुरख्याल निगाहों से उसे देखने लगा, फिर बोला, मैडम वर्था, बहुत पुरानी बात है, बहुत ही पुरानी। मैंने मछेरों की एक बस्ती में होश संभाला था। मछेरे यानी मछलियां पकड़ने वाले बहुत अजीबोगरीब वाकयात सुनाते हैं। मेरे अपने बारे में उनका कहना था कि मैं समुद्र में पैदा हुआ और मेरे माँ बाप तूफान की नजर हो गए। बाद में असद शरादी ने मुझे देखा और उसके बाद वो मुझे अपने साथ ले आए। आंटी दरदाना ने मेरी परवरिश की। वो मेरे लिए माँ और बाप की हैसियत रखते हैं। उन्होंने समुद्र से मेरा रिश्ता कभी नहीं तोड़ा। मैंने दुनिया में सबसे ज्यादा दिलचस्पी अगर महसूस की तो समुद्र से, और उनसे दोनों से मेरी इस दिलचस्पी को हमेशा आगे बढ़ाया, यहाँ तक कि अंकल शहरादी ने मेरे लिए इस सफर का फैसला किया ताकि मैं समुद्र से अपनी दिलचस्पियों को जारी रख सकूं। बस इससे ज्यादा मेरी कहानी और कुछ नहीं है। इतना ही हुआ है। गार्था वर्था पुरख्याल अंदाज में गर्दन हिलाने लगी, फिर बोली, समुद्र से तुम्हारे इस रिश्ते का इल्म बहुत से लोगों को हो चुका है, खसूसन ओशियन ट्रेजर को वो तुम्हें हासिल करना चाहते हैं। जहाज पर जब आर्नोडोम ने हमला किया तो तुम वहां से उतरने के बाद कहाँ पहुंचे थे शाबान? खुशकी पर आ गया था, मारा मारता फिरता रहा था। उन लोगों पर निगाह भी रखी थी और उन्हें देखता भी रहा। मैं कुछ नहीं कर पाया था और फिर मुझे सूली साना मिल गई। ये कौन है? बाद में मुझे इसका इल्म हुआ कि वो आर्नोडोम की बहन है। सूली साना शायद मुझसे मुतासर हो गई थी और उसने मेरे लिए छुपने की जगह मुंतखब की और वहां मुझसे मिलने आती रही। आर्नोडोम ने हमें देखा और उसके बाद वो मुझे मौत के घाट उतारने को तैयार हो गया। तब मैंने उससे कहा कि अगर वो मेरे लिए मेरी पसंद की मौत पसंद करता है तो मुझे समुद्र में डुबोकर मार दे। उसने मेरे पैरों में वजन बांधा और मुझे समुद्र में फेंक दिया। मगर समुद्र में इस वक्त वजन से आजाद हो जाना मेरे लिए मुश्किल काम नहीं था। इसके बाद उससे सिमत निकल आया। गार्था वर्था हैरत से ये कहानी सुन रही थी। उसने कहा, ओ माय गॉड, तुम इन मुश्किलात का शिकार रहे हो। हाँ, कुछ न कुछ तो होना ही था, मगर अब तुम क्या चाहते हो? अब तुम्हारी क्या ख्वाहिश है? अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि इस वक्त मैं हर वो काम करने को तैयार हूँ जो तुम्हारी खुशी के लिए हो, तो क्या तुम मुझे इसका जवाब देना पसंद करोगे? मैडम वर्था, हम लोग साहिल समुद्र पर अपने एक मकसद के लिए निकले थे। मैं अंकल शहरादी और आंटी दरदाना के मिशन से पूरी तरह मुतफिक था। मैं खुद भी दुनिया भर में फैले हुए समुद्रों की छानबीन करना चाहता हूँ और यही ख्वाहिश आज भी मेरे दिल में है। मेरी आरज़ू है कि अखनातून यहाँ से आज़ाद हो जाए और हम लोग फिर अपने मकसद की तकमील के लिए मसरूफ हो जाएं। बस इसके अलावा मैं और कुछ नहीं चाहता। अगर मैं भी इस सफर में तुम्हारे साथ रहूं तो मुझे क्या एतराज हो सकता है? मगर तुम्हारी कुर्बत में मैडम वर्था, मैं आपके साथ रहकर
खुश रह सकूंगा, शाबान ने जवाब दिया। तो फिर यूं समझ लो कि अखनातून आजाद हो जाएगा, यकीनन आजाद हो जाएगा। आर्नडोम इस सिलसिले में हमारी मदद नहीं कर सकता, उसके बारे में मुझे अंदाजा है, हमें कुछ और ही सोचना होगा। एक निशानदही करना चाहता हूं मैडम अर्था, आप यकीनी तौर पर इस सिलसिले में बेहतर सोच सकेंगी। क्या? सुलिसाना से मुझे कोइन सलानूबिया के बारे में बताया था। कोइन सलानूबिया यहाँ से कुछ फासले पर आबाद एक और कबीले की मलका है, और सुलिसाना का कहना है कि वो कबीला आर्नडोम के कबीले से ज्यादा ताकतवर है। गो उन लोगों में कभी जंग नहीं हुई, लेकिन सलानूबिया के बारे में खुद आर्नडोम का भी यही ख्याल है कि अगर वो कभी उसका दुश्मन बन गया तो आर्नडोम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। गार्था वर्था एक बार फिर चौंक कर शाबान की सूरत देखने लगी। उसकी आंखों में अजीब सी चमक लहरा रही थी। उसने आहिस्ता से कहा, सलानूबिया, बेहतरीन निशानदही की है तुमने, यकीनी तौर पर एक शानदार निशानी। आओ उठ तो चलते हैं, मैं अपना लिबास पहन लूं और उसके बाद हम कबीला सलानूबिया की तलाश में निकलेंगे। मैं जानता हूं कि आर्डीशॉट आसानी से उन लोगों को आजादी नहीं देगा और उनके दरमियान घुसकर कोई अमल करना एक नामुमकिन काम है। लेकिन अगर सलानूबिया उफो, मुझे यकीन है कि मैं कुछ न कुछ कर दिखाऊंगी। आओ मेरे साथ, मैं लिबास तब्दील कर लूं। आर्डीशॉट ने अपने तकरीबन तमाम ही साथियों के साथ साहल पर जहाज से आने वालों का खैर मकदम किया। उनकी तादाद तकरीबन 80 थी और वह बड़े बड़े स्टीमरों में बैठकर साहल की जानब आ रहे थे। आर्डीशॉट उनके सरबराह के बारे में कुछ नहीं जानता था। सरबराह सबसे आखिर में साहल पर पहुंचा। इस दौरान आर्डीशॉट ने आने वालों को इस पॉइंट पर खुश आमदीद कहा। फिर जब आखिरी स्टीमर से उन लोगों का सरबराह उस जजीरे का इंचार्ज यहाँ पहुंचा तो उसे देखकर आर्डीशॉट का चेहरा सुस्त पड़ गया। ये एक कवि हैकल लंबा तड़ंगा आदमी था जिसका चेहरा जख्मों से भरा हुआ था और जो सूरत ही से बेहद खतरनाक और शातिर नजर आता था। आर्डीशॉट सकते के आलम में रह गया। लुडगारून इसके लिए अजनबी नहीं था और खसूसियत ये थी कि आर्डीशॉट से उसकी बदतरीन दुश्मनी थी। मुहज़्ज़ब दुनिया में उस वक्त जब आर्डीशॉट का मुजरमाना हसीयत का मालिक था, लुडगारून के गिरोह से कई बार उसका साबका पड़ चुका था। दोनों ने एक दूसरे को कत्ल करने की लातादाद कोशिशें की थी, लेकिन दोनों ही इस काम में नाकाम रहे। अलबत्ता इन दोनों के गिरोहों के दूसरे बहुत से साथी इस जंग में काम आ गए थे। लुडगारून भी बेशुमार ममालिक को मतलूब था। आर्डीशॉट को हंसी भी आने लगी। जितने भी ऐसे मुजरिम थे उन्होंने ओशियन ट्रेजर ही की पनाह हासिल की, और ये एक हकीकत भी थी कि ओशियन ट्रेजर ऐसे लोगों के लिए बेहतरीन मुआवनो मददगार साबित हुआ था। लेकिन लुडगून को देखकर आर्डीशॉट को बहुत ज्यादा खौफ महसूस हुआ। वो जिस कदर खतरनाक आदमी था, शाउट से ज्यादा उसे और कौन जानता था। लुडगाउन भी साहल पर उतरा और असूली तौर पर आर्डीशॉट ही को उसका इस्तकबाल करना था। चुनाचा जैसे ही आर्डीशॉट लुडगाउन के सामने पहुंचा, गारून ठटक कर खड़ा हो गया। उसने भयानक निगाहों से आर्डीशॉट को देखा, 2 कदम आगे बढ़ा, फिर रुक गया। आर्डीशॉट खुद ही मुस्कुराता हुआ उसके पास पहुंच गया। उसने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, अपने कदीम दोस्त और दुश्मन को मैं पॉइंट 77 पर खुश आमदीद कहता हूं। लुडगारून ने अपना हाथ मुसाफिर के लिए नहीं बढ़ाया। आर्डीशॉट फिर बोला, और इस बात की दरख्वास्त करता हूं कि माजी में जो कुछ हो चुका है वो अब खत्म हो गया है। हमने समुद्रों की दुनिया अबूर कर ली और इसी वीराने में आकर आबाद हो गए हैं। चुनाचा जो कुछ था वही रह गया। जहां दुनिया रवा दवा होती है, यहाँ हम सिर्फ ओशियन ट्रेजर के मुआवनों की हसीयत से रहते हैं। तुम जिंदा हो, लुडगारून ने भारी लहजे में कहा। शायद, आर्डीशॉट ने बदस्तूर हाथ फैलाए हुए कहा। लुडगारून ने गर्दन हिलाकर बोला, नहीं माय डियर शाउट, मैं तुमसे हाथ नहीं मिलाऊंगा। हम लोगों ने वादा किया था एक दूसरे से कि हम जब तक जिंदा रहेंगे बदतरीन दुश्मन रहेंगे। एक दूसरे की हलाकत के खवाहां हाथ मिल जाने का मतलब यह होता है कि दुश्मनी खत्म हो गई। मेरा ख्याल तो दुश्मनी उस वक्त खत्म हो गई थी माय डियर, जिस वक्त मैंने दुनिया से शिकस्त मान ली और समुद्री वीरानों का रुख किया। हाँ, अगर तुम अभी दुनिया से लड़ रहे हो तो ठीक है, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। इससे ज्यादा बेइज्जती आर्डीशॉट बर्दाश्त नहीं कर सकता था। लुड ने खुश्क लहजे में कहा, बहरहाल ये अपने अपने ख्यालात हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझे यहाँ मिल जाओगे। ना ही मुझे बताया गया था कि इस जजीरे के इंचार्ज तुम हो, और ना ही शायद मैं तुम्हें यह बताया गया होगा कि जो शख्स ओशियन ट्रेजर की जानब से भेजा जा रहा है वो लुडगारून है। हाँ, ये बात मेरे इल्म में नहीं थी। बहरहाल कोई बात नहीं, हमारी ये मुलाकात भी काफी दिलचस्प रहेगी। अब तुम मुझे ये बताओ कि यहाँ क्या सूरत हाल है और तुमने हम लोगों के लिए क्या तैयारियां की हैं।
तैयारियों का सवाल ही नहीं पैदा होता था लुड। ये ओशियन ट्रेडर की ममलकियत है और यहाँ इसके जो कुछ तमीर कराया है वो तुम्हारे सामने है। आओ मैं तुम्हें वो रहायश गाहें दिखाऊं जिनमें से कुछ तो तुम्हें अपने लिए मुंतखब करना है, लेकिन मैं ये समझता हूँ इनमें इतनी गुंजाइश नहीं है कि तुम अपने तमाम साथियों से मेज समा सको। ताहम 777 पर तुम मेहमान हो, चुनाचा हम तुम्हें ज्यादा से ज्यादा आसानियां और आसाइशें पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लुड गारोन ने एक भयानक कहका लगाया, फिर उसकी निगाहें अखनातून की जानब उठ गईं। वो उसे देखता और बोला, तो ये है वो शानदार जहाज जो इस वक्त ओशियन ट्रेडर के कब्जे में है। खूब, बहुत खूब। चलो आओ, और हाँ सब लोग अपने अपने हथियार साथ रखो। यहाँ हमारा वास्ता उन खतरनाक कैदियों से है जिनसे किसी भी लम्हे हमारी जंग हो सकती है। आरडी शॉट ने फौरन ही मुदाखलत करते हुए कहा, मेरे ख्याल में इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने कैदियों के लिए मुनासिब बंदोबस्त कर लिया है। माय डियर शाउट, मैं तुमसे और भी बहुत सी बातें करूंगा, लेकिन उस वक्त सिर्फ एक बात कहना जरूरी है, ये वो कि तुम मुझे कोई हुक्म नहीं दोगे, मेरे किसी अमल में मुदाखलत नहीं करोगे। ये इंतहाई जरूरी है, मेरे लिए भी और तुम्हारे लिए भी। आरडी शॉट ने हाथ से इशारा किया। उसके साथी पीछे हट गए जब लुड गारोन ने अपने साथियों को हथियार संभालकर आगे बढ़ने के लिए कहा। आरडी शॉट को पूरी तरह एहसास हो गया कि तकदीर उस पर नामेहरबान हो गई है। उसे पे दर पे ज़हनी हादसों का सामना करना पड़ रहा था। गारथा वर्था यहाँ पहुंची थी और उसे आरडी शॉट ने बेमुश्किल तमाम शीशे में उतारा था। वैसे गारथा वर्था इब्तिदा में खतरनाक नहीं थी, लेकिन बाद में जो कुछ हुआ उसने आरडी शॉट को मजबूर कर दिया कि गारथा वर्था के खिलाफ अमल करे। वो शदीद ज़हनी इंतशार का शिकार था और लुड गारोन हाकमाना अंदाज में अपने मसला साथियों के साथ उस इलाके की जानब बढ़ रहा था जहां आरडी शॉट ने ओशियन ट्रेडर के मकासद की तकमील के लिए रिहाइश गाह बना रखी थी। बिल आखिर वो उस जगह पहुंच गए और लुड गारोन ने यहाँ आकर अपना रवैया अचानक ही तब्दील कर लिया। उसने एक कहका लगाकर आरडी शॉट से कहा, बहुत खूब, जिस पॉइंट पर मैं काम करता हूँ मिस्टर आरडी शॉट, वहाँ मुझे जिंदगी की ये सहूलतें मुहैया नहीं हैं। ताहम ये बात मैंने हमेशा कबूल की है कि तुम कारकर्दगी के मामले में मुझसे ज्यादा ज़हीन आदमी रहे हो। तुम्हारे यहाँ एक बाकायदगी है और मैं उसका मुकाबला नहीं कर पाया। उसके नरम अंदाज से आरडी शॉट को मौका मिला। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर लुड गारोन, मैं आपकी गुफ्तगू से नहायत मायूस हुआ हूँ। दुश्मनियां तो वक्त के साथ साथ खत्म हो जाती हैं। मुझे एतराफ़ है कि मेरे हाथों आपको कुछ नुकसानात पहुँचे हैं, लेकिन मैं तो ये समझता हूँ अब जबकि हम अपने तौर पर काम नहीं कर रहे और दुनिया के इन हंगामों को तर्क कर चुके हैं जिनकी वजह से हमारे दरमियान दुश्मनी पैदा हुई थी, तो फिर क्यों ना नए सिरे से दोस्ती का आगाज किया जाए। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं, और अगर आपको आज तक मुझसे कुछ शिकायतें हैं तो उनका अजाला किया जा सकता है, जिसके ज़राए मेरे पास मौजूद हैं। लुड गारोन ने चूं कर आरडी शॉट को देखा और फिर अचानक मुस्कुरा दिया। और आपको ये भी मालूम है मिस्टर आरडी शॉट कि मैं हमेशा एक कारोबारी आदमी रहा हूँ। अगर अपने बदतरीन दुश्मन से, हर उस शख्सियत से जिससे मुझे बेपनाह नफरत हो, अगर कोई कारोबारी फायदा हो सकता है तो मैंने इस बात को कभी नज़रअंदाज नहीं किया। आपके ये अल्फाज मुझे मजबूर कर रहे हैं कि मैं अपने रवैये पर नजर सानी करूं। ये है निहायत ज़रूरी है, और आप यकीन करें मिस्टर लुड गारोन कि अगर आपको ये अंदाज़ा हो जाए कि मैं आपके लिए क्या कुछ कर सकता हूं तो आप मेरे साथ हर तरह की दुश्मनी तर्क कर दें। चलिए फिर ठीक है, हम लोग दुश्मनी नजर अंदाज करके कारोबार करेंगे, यकीनन, आरडी शॉट कहका लगाकर बोला, और फिर अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए उसने कहा, तो अब हमारे और आपके हाथ मिल जाने में कोई चीज हायल नहीं है। लुड गारोन हंस पड़ा और उसने अपना चौड़ा हाथ आरडी शॉट की जानब बढ़ा दिया। लुड गारोन से हाथ मिलाकर आरडी शॉट को बहुत सुकून हुआ। उसके बाद फिजा में कुछ तब्दीलियां पैदा हो गईं। उस ज़हनी इंतशार से छुटकारा पाने के बाद आरडी शॉट बेहतर तरीके से लुड गारोन के बारे में सोच सकता था। बहरतौर उसने सबसे पहला काम लुड गारोन के लिए बेहतरीन क्याम का बंदोबस्त किया और अपने साथियों को उन आरामदाह कमरों से निकाल लिया जहां वो क्याम किए हुए थे। उन्हें समझा बुझाकर उसने उस जगह इकट्ठा कर दिया जहां पहले अखनातून के कैदियों को रखा गया था। मसलहतन ये सब कुछ जरूरी था। लुड गारोन को शीशे में उतारने के लिए ये तमाम कार्रवाइयां बेहालत मजबूरी करना पड़ी। लुड गारोन भी बहुत ज्यादा मुतमिन था। आरडी शॉट ने उसके साथियों की आसाइश के लिए हर तरह के इंतजाम किए, और उसी रात जब लुड गारोन ने अपनी रिहाइश गाह में बुलाया तो आरडी शॉट ये समझ गया कि अब लुड गारोन उससे क्या गुफ्तगू करना चाहता है। उसने बड़ी एहतियात से उस गुफ्तगू के लिए अपने आप को तैयार कर लिया था। काफी की गरम गरम प्यालियां के सामने आ गईं और लुड गारोन ने कहा, तो मिस्टर आरडी शॉट, बाकी तमाम बातें करने से पहले
क्यों ना हम वो कारोबारी गुफ्तगू करें जो मेरा मज़ार बदल दे। आरडी शौट दिल ही दिल में शदीद एहसास कमतरी का शिकार हो रहा था, लेकिन लुडगारून से मसाहलत बेहद ज़रूरी थी। उसने गर्दन खम करते हुए कहा, मैं हर तरह की गुफ्तगू के लिए तैयार हूँ। बात दरअसल ये है माय डियर शाउट कि हम ओशियन ट्रेडर के मफादात के लिए तवील अरसे से काम कर रहे हैं, लेकिन ये बात तुम भी अच्छी तरह जानते हो और मैं भी कि ओशियन ट्रेडर हमें बेहतर मुआवजा देकर हमसे अपने मकासद की तकमील करा रहा है और हमने उसे बड़े बड़े फायदे पहुंचाए हैं, लेकिन वो हमारा तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकता। इन जजीरों पर हमें अपनी ही जिंदगी जीना पड़ता है। चुनाचा हम आज़ाद हैं कि ओशियन ट्रेडर के मफादात का ख्याल रखते हुए अपने मफादात के लिए भी भरपूर तरीके से काम करें, मगर हमें ऐसा कोई फायदा हासिल हो जाता है तो ओशियन ट्रेडर को इस पर एतराज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसका काम सिर्फ समुंदर गर्दी है और समुंदर से ऐसे नवारदात का हसूल जो उसकी तहकीक के लिए कार आमद हों। उनके मफादात को मद्देनगाह रखते हुए अगर हम अपने मफादात के लिए भी कुछ कर लेते हैं तो उस पर यकीनन ओशियन ट्रेडर को एतराज़ नहीं होगा। आप भी मुझे वो बातें बताइए जिनके लिए आपने इशारा किया है। आरडी शौट ने गर्दन हिलाकर गहरी सांस लेते हुए कहा, ये एक अजीब कहानी है और गालबन इसके कुछ हिस्से आपके इल्म में भी लाए गए होंगे। हाँ, क्यों नहीं। मुझे एशियन ट्रेडर से हदायत मिली हैं कि मुझे पॉइंट 77 पर पहुंचने के बाद तुम्हारे मफादात की निगरानी करूं। अखनातून और उससे हासिल शुदा कैदियों के बारे में भी मुझे तफसीलात फराहम की गई थी और ये कहा गया था कि उन कैदियों से समुद्र में अहम काम लेते हैं और मैं तुम्हारे साथ मिलकर उन कामों की निगरानी करूँ। मैं उस सिलसिले में तुम्हें तफसील से बताना चाहता हूँ। ओशियन ट्रेडर के लिए एक खतरनाक औरत गार्थावर्था ये काम कर रही थी। गार्थावर्था ने अखनातून पर अपना इक़्तिदार कायम किया और उसके बाद उसे इस सिमत ले आई। उधर ओशियन ट्रेडर से मुझे हुक्म मिला कि अखनातून को अपने कब्जे में लेना है, मगर चौंका मेरे पास ज्यादा अफराद नहीं थे, इसलिए मैंने एक मकामी कबायली सरदार आर्नोडोम से मदद ली, जिसने अपने साथियों के साथ हमला करके अखनातून को यहाँ तक पहुँचाया और उस पर मेरा कब्जा करा दिया, वरना मेरे पास इतने अफराद मौजूद नहीं थे। गुड, क्या आर्नोडोम तुम्हारा दोस्त है? वो सिर्फ दौलत का दोस्त है। दर हकीकत उसका ताल्लुक भी महज़ब दुनिया से रहा है और वो भी दुनिया तर्क करके अपने खानदान के साथ यहाँ आबाद हो गया, लेकिन अब वो एक जंगली सरदार है, वीरान जजीरों का बाशिंदा, और उसकी फितरत भी में वही वहशत आ चुकी है, बस दौलत के लिए दिलकश है। और मेरा ये काम भी उसने गार्थावर्था की फराहम की हुई इत्तला के मुताबिक किया था। दर हकीकत माय डियर लुडगारून, अगर तुम अखनातून का जायजा ले लो तो तुम्हें तमाम सूरत हाल का अंदाजा हो जाएगा। यूं लगता है आरडी शौट, मेरे दोस्त जैसे तुमने अभी तक अपने तौर पर बेहतरीन मनसूबियां बंदी की हों और उन कैदियों को काबू में रखा हो। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि वो अमन पसंद लोग हैं। सिर्फ जहाज का अमला समुंदर के नीचे काम करने वाले माहरीन और उनके कंट्रोलर 4 या 5 अफराद जो जंगो वजदल की दुनिया से नावाकिफ हैं और सिर्फ अपना काम करना चाहते हैं। चुनाचा उनकी तरफ से अभी तक कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हुई जो मेरे लिए बाइसे तशवीश होती। उनमें से ऐसे माहरीन हैं माय डियर शाउट जो समुंदर की गहराइयों से हर चीज़ निकाल सकते हैं। तो बात हो रही थी उस खतरनाक औरत गार्थावर्था की जो मुआवजा लेकर दुनिया भर के संगीन जुराइम में हिस्सा लेती रहती है। मेरा भी उससे पहले टकराव हो चुका था और वो मेरी शनासा थी। यहाँ आकर उसने अपनी फितरत के मुताबिक अपना इक़्तिदार कायम करना चाहा, लेकिन इस दौरान वो जो कुछ कर चुकी थी वो ओशियन ट्रेडर के मफादात के खिलाफ था। चुनांचे उसे गिरफ्तार करने की हदायत जारी कर दी गई, मगर वो कमबख्त औरत मेरे 6 साथियों को कत्ल करके साफ निकल गई। लुडगारून ने ताज्जुब से पूछा, हाँ, मगर वो फरार कैसे हुई? वो इस जजीरे से बाहर नहीं गई है, लेकिन हम उसे तलाश करने में नाकाम रहे हैं। जजीरे में यकीनी तौर पर ऐसे मुश्किल हालात बिखरे हुए हैं कि उस औरत का सही सलामत निकल जाना मुमकिन नहीं, लेकिन वो पुरअसरार कुव्वतों की मालिक है, ज़हनी तौर पर बेपनाह ताकतवर, और मुझे ये खदशा है कि वो कबीलों तक पहुंचकर उन्हें हमारे खिलाफ आमादा ना कर ले। मगर तुम्हें उसकी भरपूर हिफाजत करनी चाहिए थी। आरडी शौट, अगर ओशियन ट्रेडर की जानब से उसे कैदी बनाने की हदायत की गई थी तो फिर उसे कैदी ही होना चाहिए था। आप यकीन करें मिस्टर लुडगारून, मैंने अपने तौर पर तमाम कोशिशें की थी और उसके लिए बेहतरीन इंतजाम कर दिए, लेकिन वो शातिर औरत बिल आखिर निकल गई। खैर, हम इस मफाद की बातें कर रहे थे, इस मौजू को बाद में तय कर लेंगे, लुडगारून ने कहा। अखना तौर पर सोने का एक बहुत बड़ा जखीरा मौजूद है, इसके अलावा कीमती अशिया का बहुत बड़ा जखीरा। तुम एक निगाह उसे देखोगे लुडगारून तो दीवाने हो जाओगे। आर्नोडोम को भी सोने के थोड़े से जखीरे की कीमत पर अखनातून पर कब्जा करने के लिए आमादा किया गया था और वो सोना उसे दे दिया गया है ओशियन ट्रेडर के हुक्म से। नहीं, जाहिर है हर मसले में ओशियन ट्रेडर से राब्ता तो नहीं कायम किया जा सकता। ये काम गार्थावर्था के इशारे पर हुआ था।
तुमने वाकई मुझे खुशखबरी दी है मिस्टर आरडी शाउट, और मुझे यूं लग रहा है जैसे मेरे और तुम्हारे दरमियान इख्तिलाफ की दीवार गिरती जा रही है। खैर, कल सुबह की दिन की रोशनी में हम सबसे पहले अखनातून का जायजा लेंगे। मैं उसके लिए तैयार हूँ, आरडी शाउट ने कहा। लुटगारून से गुफ्तगू का सिलसिला यहीं खत्म हो गया। अपने आरामगाह में, जो इस वक्त खुले मैदान में उन कैदियों की मानद थी जो अब उनकी लोगों से बेहतर वक्त गुजार रहे थे, आरडी शाउट ने आसमान को देखते हुए वाकयात के बारे में सोचा। दर हकीकत बात मालूम नहीं थी। ओशियन ट्रेडर से अगर राब्ता भी हो भी जाए और लुटगारून के रवैये की शिकायत करे तो वो फौरी तौर पर कुछ नहीं हो सकता। लुटगारून जैसा जानवर नुमा आदमी इस दौरान कुछ भी कर सकता है। चुनाचा बेहतरीन तरीका यही था कि लुटगारून को उलझाया जाए और उस तरह उस पर काबू पाया जा सकता है। आरडी शाउट बेपनाह हैरतों का शिकार था। अगर कैदियों का मसला कुछ पहले हल हो चुका होता तो शायद वो उस वक्त आरडी शाउट के मददगार होते, लेकिन वाकयात ने उसका साथ नहीं दिया और ऐसे गैर मुतवक्का तौर पर नमूदार होते रहे कि वो कोई फैसला करने से कासर रहा। अब अगर जरा सी भी गलती हो जाए तो मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। ये लोग जो उसके साथ थे बेशक आरडी शाउट से इत्तफाक रखते थे, लेकिन उनमें से चंद ही अफराद ऐसे थे जिन पर आरडी शाउट एतमाद कर सकता था। आने वाले वक्त में ये लुटगारून भी साथ दे सकते थे, लेकिन वो खसूसी 4 अफराद जिनसे आरडी शाउट के गहरे ताल्लुकात थे, जो उसके बहुत पुराने दोस्त थे, किसी भी तरह उसके बस से बागी नहीं हो सकते थे। ताहम इस सिलसिले में भी आरडी शाउट ने जल्दबाजी से काम नहीं लिया। फिर वो अखनातून पर पहुंच गए। यहाँ भी लुटगारून ने उन लोगों को दिलचस्प निगाहों से देखा जो अखनातून के मुहाफिज मुकर्रर थे। लुटगारून अपने साथी भी चंद अफराद को लेकर आया था। वो एक मुस्तैद और होशियार आदमी था और ये मसला अफराद जो उसके साथ आए थे हर किस्म के हालात से निपटने के लिए तैयार थे, लेकिन आरडी शाउट ने दोस्ताना फिजा बरकरार रखी और उसके बाद वो लुटगारून को अखनातून की सैर कराने लगा। लुटगारून की आंखें फरते हैरत से फटी जा रही थी। वो अखनातून की एक एक चीज को दिलचस्पी और मुसर्रत से देख रहा था। फिर उसे लेबॉर्ट्री में महफूज सोने का जखीरा दिखाया गया और वो दीवानों की तरह हंसने लगा। उसने कपकपाती हुई आवाज में कहा, ओह माय डियर शार्प, क्या तुमने इस अजीम शान खजाने की इतला ओशियन ट्रेडर को दे दी है? क्या तुमने उन लोगों को बता दिया है कि पॉइंट 77 पर एक अजीम शान खजाना मौजूद है जिसकी मालियत करोड़ों डॉलर तक पहुंचती है और जिसकी सही हसीयत कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता? नहीं माय डियर लुड, मैं भी इतना बेवकूफ नहीं हूँ। और फिर वैसे भी ओशियन ट्रेडर को समुंदर के नवारदात से दिलचस्पी है। खजानों वगैरह की बात हमारे दरमियान नहीं हुई। तुम बिलाशुबा एक ज़हीन इंसान हो और मैं इसी बात की कदर करता हूँ, लुटगारून ने कहा। ये चलता फिरता खाना हमारी मलकियत होना चाहिए। ओशियन ट्रेडर का भला इससे क्या वास्ता? वाह, मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि तुम मुझे इतनी बड़ी चीज से रोशनास कराओगे, लेकिन अखनातून वाले सोने का इतना बड़ा जखीरा लिए समुंदर पर क्यों रवा दवा हैं? और तुमने बहुत ही बुरा किया कि आर्नोडुम को सोने का इतना बड़ा जखीरा दे दिया। बड़े ताज्जुब की बात है, ये हमाकत तुमने क्यों की? इससे भी बड़ी इत्तला मैं आपको देना चाहता हूँ माय डियर लुटगारून। ओहो, क्या इससे भी बड़ी कोई खबर है? क्या इससे भी कोई बड़ा खजाना तुम्हारे पास महफूज है? शायद। कहाँ है? कहाँ रखा हुआ है उसे तुमने? वो खजाना अभी किसी ऐसी हैसियत से नहीं है जिसे महफूज किया जा सके। अलबत्ता कैदियों में से कुछ अफराद ऐसे हैं जो समुंदर के नीचे से हर तरह की अशिया तलाश कर सकते हैं। गार्था वर्था ने मुझे बताया कि यह सोना समुंदर से ही निकाला गया। उनके पास ऐसे माहिरीन मौजूद हैं जो समुंदर की गहराइयों में सब कुछ तलाश कर सकते हैं। लुटगारून फिर पुरख्याल निगाहों से आरडी शाउट को देखता रहा। फिर उसने कहा, और यकीनी तौर पर ऐसे आदमी हमारे लिए खानदाना साबित हो सकते हैं। आउट शाउट ने मेरे दोस्त, बिलाशुबा ये सब कुछ बहुत कुछ है, बहुत कुछ, लेकिन बेहतर ये है कि अब तुम इन आदमियों से आराम करने के लिए कहो जो अखनातून पर पहरा दे रहे हैं। यहाँ मेरे आदमी मौजूद रहेंगे और हाँ, ये असला अब मेरे कब्जे में आ जाना चाहिए। उस वक्त वो लोग इस जगह मौजूद थे जहां आरडी शाउट के आदमी अखनातून पर पहरा दे रहे थे। आरडी शाउट के दिल को एक धक्का सा लगा। उसने एक लम्हे के लिए अजीब सी निगाहों से लुटगारून को देखा और फिर गहरी सांस लेकर बोला, एक बेहतर तावन करने का वादा मैं आपसे पहले ही कर चुका हूँ मिस्टर लुड। तो फिर ठीक है। लुटगारून के आदमी जो पहले ही वहां मुस्तैद थे आरडी शाउट के आदमियों से असला लेने लगे। वापसी में आरडी शाउट के आदमियों को कश्तियों के जरिए साहल तक ले आया गया और उन्हें भी बाकी लोगों के साथ ही उस जगह पहुंचा दिया गया। अब यहाँ ओशियन ट्रेडर की वो तमाम चीजें मुकम्मल तफसीलात के साथ तुम मेरे हवाले कर दो। आरडी शाउट जिनसे तुम इनसे राब्ता रखते हो, मैं उन तमाम चीजों को कंट्रोल करूंगा। आरडी शाउट के होंठ सिकुड़ गए। उसने कहा, मिस्टर लुटगारून, आपको अंदाज एक बार फिर तब्दील होता हुआ महसूस हो रहा है मुझे। तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल दुरुस्त है माय डियर शाउट।
बात दरअसल ये है कि मैं तमाम तर मफाहमत के बावजूद तुम्हारी शख्सियत को नजरअंदाज नहीं कर सकता। हम लोग एक दूसरे की अच्छी तरह शनासा हैं। मैं जानता हूँ कि तुम किसी भी वक्त मुझे नुकसान पहुंचा सकते हो, इसलिए तुमसे ये इख्तियारात ले लेना बेहद जरूरी है। इसका मकसद है कि तुमने सिर्फ अपने मफाद के लिए मेरे साथ नरमी बरती। बिल्कुल दुरुस्त है। क्या तुम ये बात पहले नहीं समझे थे? नहीं समझा था माय डियर लुड, लेकिन तुम्हारा ये इख्तियार नहीं है, क्योंकि पॉइंट 77 का इंचार्ज मैं ही हूँ। लुड गारू ने कहकर लगाया और बोला, जंगल का कानून एक चीज होती है, हम उसे तब्दील करके जजीरे का कानून कह सकते हैं। जिसके हाथ में ताकत है वही उस चीज का मालिक होता है जो उसकी पसंदीदा हो। फिलहाल ये ताकत मेरे पास है, तब फिर भी मैं मजबूर हूँ कि ओशियन ट्रेडर से राब्ता कायम करके उसे तुम्हारे अदम तावन की इत्तला दूं। कैसी बातें करते हो? क्या ये राब्ता कायम करना तुम्हारे लिए मुमकिन होगा माय डियर शाउट? वैसे भी तो ओशियन ट्रेडर के मुजरिम हो। तुमने एक कीमती औरत को फरार होने में मदद दी। नहीं माय डियर शाउट, तुमसे ये इख्तियारात नहीं दिए जा सकते। बेहतर तरीका यही है कि सिर्फ मेरे मुआवन रहो। मैं तुमसे इससे ज्यादा सजा नहीं देना चाहता। हर काम में मेरी मुआवनत करके तुम अपनी बका का इंतजाम करते हो। बाद में जब ओशियन ट्रेडर से राब्ता कायम होगा तो फिर हम देख लेंगे इधर से क्या फैसला होता है। आरडी शाउट खामोश हो गया था। लुड गारू ने बल आखिर वही किया जिसका खतरा उसे लम्हा ब लम्हा रहता था, लेकिन ये सब कुछ उसकी तवक्का के बिल्कुल खिलाफ था। और माहौल की दूसरी तरफ मैडम वर्था, हम लोग सलानूबिया की तलाश में जिस निशानदाही पर सब्र कर रहे हैं उसके तहत हमें समुंदर के किनारे ही इख्तियार करने हैं, और ये महफूज भी हैं, क्योंकि जजीरे के अंदरूनी हिस्से के बारे में हमें कुछ नहीं मालूम। अगर ये सफ़र इसी अंदाज में करना है तो क्यों ना समुंदर के जरिए किया जाए। तुम्हारा मतलब है समुंदर में तैरते हुए? हाँ। ओह नहीं डियर शाबान, मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकूंगी। तुम समुंदर के कीड़े मालूम होते हो, किसी आबी जानवर ही की तरह तैरते हो। मेरे अंदर ये सलाहियतें नहीं हैं। शाबान मुस्कुराकर खामोश हो गया। गार्था कहने लगी, लेकिन तुम बददिल ना होना, मैंने तुम्हें तो समुंदर में उतरने के लिए मना नहीं किया। नहीं मैडम वर्था, ये तो मेरी एक तजवीज़ थी। वैसे मैं थोड़ी सी उलझन का शिकार हूँ। गार्था वर्था चौंक कर उसे देखने लगी और फिर बोली, कैसी उलझने? और तुमने मुझे इसके बारे में बताना क्यों पसंद नहीं किया? फर्ज कीजिए कि हम कबीला नोबिया तक पहुंच भी जाएं, तो क्या ये ज़रूरी है कि नोबिया वाले हमारी मदद पर आमादा हो जाएं? पहले मेरे जहन में भी यही ख्याल था कि हम उन्हें किसी न किसी तरह उस काम के लिए तैयार कर लेंगे, लेकिन मैं अब ये सोचती हूँ कि उसका तरीक़ेकार क्या होगा। तो फिर क्यों ना आगे का सफ़र मुलतवी कर दिया जाए। तुम सोच लो शाबान, मैं तो हर तरह से तुम्हारे साथ आवन करने को तैयार हूँ। हालांकि तुम जानते हो, एक तरफ आरडी शाउट मेरा दुश्मन है और दूसरी तरफ ज़ाहिर है जहाज़ के बाशिंदे भी मेरे दोस्त नहीं होंगे। मैं सिर्फ तुम्हारे लिए जनूनी हो गई हूँ और मौत का खतरा मुँह ले रही हूँ। ये खतरा तो मेरे लिए दोनों सिमत से ही है, लेकिन अगर तुम्हारे लिए जान भी चली जाए तो मुझे इस पर एतराज़ नहीं होगा। नहीं मैडम वर्था, बहुत से वादे तो मैं भी आपसे कर चुका हूँ। हाँ, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि लोग तुम्हारी बात ही माने, खसूसी तौर पर कैप्टन एडगर मार्लस, जो इस जहाज पर मेरा बदतरीन दुश्मन है। अगर आपके जरिए अखनातून वालों को इस कैद से आज़ादी मिल गई तो उसके बाद जाहिर है वो आपकी मुखालफत नहीं करेंगे, और फिर खुद जो मैं आपके साथ हूँ। गार्था वर्था ने गर्दन हिलाई। दिन की रोशनी पूरी तरह फैल चुकी थी। ताहद्दे निगाह समुंदर नजर आ रहा था। वो लोग अभी खामोश बैठे हुए थे कि दफतन गार्था वर्था चौंक पड़ी। बहुत दूर समुंदर की हद के करीब, जहां आसमान और समुंदर मिल जाते थे, गार्था वर्था ने कोई ऐसी चीज देखी जिसने उसे चौंका दिया, और फिर उसने शाबान को उस जन्म तवज्जा किया और बोली, जरा देखो शाबान, वो क्या चीज है। शाबान उधर निगाहें जमाए देखता रहा और फिर उसके चेहरे पर हैरत के नक्कुश उभर आए। 3 जहाज, 3 समुद्री जहाज। मेरा भी यही अंदाजा है, मगर ये कौन हो सकते हैं? क्या कहा जा सकता है? हाँ, अगर तुम इजाजत दो तो उन तक पहुंच जाऊं और उनके बारे में मालूमात हासिल करके तुम्हें रिपोर्ट दूं। वहां तक जाओगे तुम? गार्था वर्था ने पूछा। हाँ, समुद्र मुझे कभी धोखा नहीं देता। ओह नहीं, मैं ऐसा तुम्हें कभी नहीं करने दूंगी, लेकिन अब हम आगे का सफर जारी नहीं रख सकते। हम उनका इंतजार करते हैं। अंदाजा हो जाएगा कि वो किस हिम्मत जा रहे हैं। वैसे ही इस समुद्र के ये रास्ते आम गुजरगाहों के लिए नहीं है। ये तो उन जहाजों का रुख उसी सीमत है, या फिर वो रास्ता भटक कर इधर आ गए हैं, लेकिन हमें उनका इंतजार करना होगा। ये लोग वहीं रुक गए।
अलबत्ता जहाज़ों को नुमाया होने में आधे दिन से ज़्यादा वक्त गुजर गया और फिर ये अंदाज़ा लगाने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई कि उनका रुख उसी जजीरे की जानब है जिसे पॉइंट 77 का नाम दिया जाता है। गार्था वर्था जब ये बात अच्छी तरह महसूस कर ली तो शाबान से कहा, दिलचस्प और बेहद दिलचस्प सूरत हाल में तब्दीली पैदा हुई है शाबान। मेरा ख्याल है हमें यहाँ से दूर नहीं जाना चाहिए और वापसी का सफ़र करके उन लोगों की आबादियों के करीब कोई ऐसी जगह तलाश करनी चाहिए जहां हम सूरत हाल का अंदाजा ले सकें। ये नहायत ज़रूरी है। हो सकता है कि इस तब्दील शुदा सूरत हाल में हमें अखनातून वालों की मदद करने का मौका मिल जाए। जैसा आप पसंद करें मैडम वर्था, मुझे इस पर कोई एतराज़ नहीं, शाबान ने कहा और गार्था वर्था ने वापसी का सफ़र शुरू कर दिया। बस जहन में ये बात बैठ गई थी, बिल्कुल उसी तरह जैसे एक बार ओशियन ट्रेडर वालों से बरगश्ता हो गई थी और उनके खिलाफ उसने आज तक अपनी मुहिम जारी रखी हुई थी। एक बार इस गुमनाम जजीरे पर वो फिर लुटगारून को शिकस्त देना चाहता था। चुनांचे उसने अपनी तमाम तर ज़हनी कुव्वतों को बरोए कार लाकर अमल करने का फैसला किया। रात गहरी होती चली गई। आर्नडूम तक पहुंचने का सफर भी इम्तहान नहीं था, लेकिन इसके बावजूद वो उस सफर को ऐसे वक्त शुरू करना चाहता था जब लुटगारून के साथी बेखबर हों, और ये मौका उसे रात को तकरीबन 2 बजे मिला। 2 बजे उसने अपने दोनों हाथ फिजा में बुलंद किए। गालबन ये अपने साथियों के लिए कोई खसूसी इशारा था। उसके बाद उन्हें चील के अंदाज में फिजा में फैलाकर जुम्बश दी और फिर उसने अपनी जगह छोड़ दी। वो बरक रफ्तारी से अब आबादी से दूर होता जा रहा था। चांदनी रातें थी, चांद आसमान पर निकल आया और आर्डिशॉट बरक रफ्तारी से यह सफर कर रहा था। उसे कई बार कदमों की आहट महसूस हुई, लेकिन उसने मुतमिन अंदाज में गर्दन हिलाई जैसे ये आहट उसकी तवक्का के खिलाफ ना हो। वो सफर करता रहा और आर्नडूम का कबीला उस जगह से खासी फासले पर आबाद था और उस तक पहुंचने के लिए 2-2.5 घंटे का मुसलसल सफर करना था, और वो भी तेज रफ्तारी के साथ। सफर का तकरीबन 1.5 घंटा तय हुआ और वो इस वक्त एक दरख्त के झुंड के गुजर उस सपाट और हमवार मैदान की जानिब बढ़ रहा था जहां से सफर में जरा आसानी हो जाती। यहाँ पहुंचने से पहले उसने चंद लम्हात तवक्कुफ किया और फिर दरख्तों के झुंड से निकल आया। वो मैदान के दरमियानी हिस्से में पहुंचा और फिर अचानक ही उसे ठटक जाना पड़ा। जो कुछ उसने देखा था वो नाकाबिले यकीन था। वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि लुटगारून को उस जगह जहां झाड़ियों के करीब देख लेगा। उसके पूरे बदन में सनसनी फैल गई और वह फटी फटी निगाहों से लुटगारून को देखने लगा, जिसके चेहरे पर सफाक मुस्कुराहट फैली हुई थी और वो मज़का खेज निगाहों से आर्डिशॉट को देख रहा था। फिर वो शाहाना चाल चलता हुआ आर्डिशॉट के सामने आ गया। माय डियर आर्डिशॉट, रात का ये वक्त, ये वीरान मैदान और पर मुशक्कत सफर, तअज्जुब की बात है। शॉट ने खुद को संभाल लिया। उसे अचानक एहसास हुआ था कि वो भी बेबस नहीं है। चुनांचे उसने सर्द लहजे में कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो डियर गारून? शायद तुमने ये बात कभी महसूस ना की हो मेरे दोस्त, लेकिन मैं इस पर यकीन रखता हूँ कि मुस्तैद रहना ही कामयाबी का राज है। नजर चूक जाए तो सारा खेल खत्म हो जाता है। और फिर मेरा दोस्त शाउट ना तो अहमक है ना बुज़दिल। मुझे यकीन था कि वो खामोश नहीं बैठेगा। तुम्हारा अंदाजा दुरुस्त है, शाउट ने सहरीले लहजे में कहा। लुड ने एक बार बुलंद कहका बुलंद किया, फिर उसने कहा, इस बात से तुम्हारी ये हैरत खत्म हो जानी चाहिए कि मैं यहाँ क्यों हूँ, और मैं तनहा नहीं बल्कि कुछ और लोग भी मेरे साथ हैं। और इस बात की दाद ना दोगे शाउट कि हमने तुमसे मुलाकात के लिए बेहतरीन जगह का इंतखाब किया। मेरे साथियों से मिलो, लुटगारून ने कहा और 3 झाड़ियों के अकब से 3 आदमी बाहर निकल आए। वो मसला थे। आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए वो उनके करीब पहुंच गए। आर्डिशॉट सनसीखेज निगाहों से उन्हें देख रहा था। सिचुएशन बहुत हैबनाक हो गई थी और शायद फैसला कुन भी। अगर लुड के साथ उन तीनों के अलावा और कोई नहीं है तो शायद फैसला कुन मरहला आ गया है। वो मरहला जिसमें उसे आर्नडूम की मदद की जरूरत भी पेश ना आए। आर्डिशॉट के होंठों पर जहरीली मुस्कुराहट फैल गई। उसने लुटगारून के साथियों को देखते हुए कहा, यूं लगता है मिस्टर लुटगारून जैसे आप ओशियन ट्रेजर के वफादार ना हों, बल्कि अब भी अपने आप को इस महज़ब दुनिया में महसूस कर रहे हों जहां जुर्म के खेल होते हैं। हालांकि मैं ज़हनी तौर पर आपसे मुकम्मल ताउन का फैसला कर चुका था और मैंने सोचा था कि अपनी फितरत के मुताबिक जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें मुदाखलत नहीं करूंगा। हाँ, अगर कभी वक्त मिला तो ये केस ओशियन ट्रेडर के सामने पेश कर दिया जाएगा और वही फैसला करेगा। लुटगारून ने आंखें बंद करके गर्दन हिलाते हुए कहा।
मगर मेरे दोस्त, तुम्हारा ये सफर कैसा है? अगर तुम मुझे इस बात से मुतमिन कर दो कि तुम किस मकसद के तहत ये सफर कर रहे थे, तो हो सकता है हमारे दरमियान ताल्लुकात का अंदाजा बदल जाए। क्या ये भी मेरे लिए जरूरी है कि तुम्हें अपनी नकलो हरकत से आगाह रखूं? बेहद जरूरी, क्योंकि अब तुम मेरे महकूम हो। यही चीज कबूल करने से मैंने पहले भी इनकार किया था और आज भी इनकार करता हूँ। हकीकत यह है कि मैं आपसे कोई दुश्मनी नहीं चाहता, बल्कि ओशियन ट्रेडर के रिश्ते से आपका दोस्त ही बनने का ख्वाहिशमंद हूँ। तुम्हारी चर्ब ज़बानी मेरे लिए बेकार है। क्या तुम बात से इनकार करोगे कि हम एक दूसरे को बखूबी जानते हैं? तो फिर अब ये बताइए आप क्या चाहते हैं? कुछ नहीं, तुम इन कार्रवाई से रोकना मकसूद था जिसके लिए तुम ये खुफिया सफर तय कर रहे हो। आपके ख्याल में मेरी ये कार्रवाइयाँ क्या हो सकती हैं, ये मैं नहीं जानता, लेकिन इतना इल्म जरूर रखता हूँ कि ये सफर बेमकसद नहीं होगा। तुम मुझे अपने उसी मकसद से भी आगाह कर दो। अगर नहीं करोगे तो मैं खामोशी तुम्हें कत्ल करके तुम्हारी लाश यहीं महफूज कर दूंगा। गोया तुम खुलकर सामने आ गए हो। मैं तो पहले ही दिन खुलकर सामने आ गया था। अगर ये बात है तो अपने इन साथियों को वापस कर दो और मुकाबला अपने और मेरे दरमियान ही रहने दो। वाह, अब तो मुझे कोई फिल्मी कहानी का मंजर सुना रहे हो, यानी हीरोइन को या विलन हीरो को लड़ाई का चैलेंज देता है, दोनों आमने सामने आ जाते हैं और उसके बाद मुकाबला होता है। फैसला कुछ भी हो, लेकिन दूसरे लोग मुदाखलत नहीं करते। नहीं मिस्टर आर्डी शॉट, ना मैं कोई फिल्मी किरदार हूँ और ना मैं तुम्हारा ये चैलेंज कबूल करता हूँ। मैंने अपने साथ सिर्फ ये 3 आदमी रखी हैं और इसके साथ मैं खुद हूँ। गोया कल कुल 4 अफराद हुए और हम कतई तौर पर यह खतरा मूल नहीं लेंगे कि कोई नुकसान उठाए। क्या तुम तलाशी देना पसंद करोगे? आर्डी शॉट के जबड़े भींच गए थे। यह बेहतरीन मौका था कि वो अपने काम को पूरा कर दे। लुटगारों ने अपने आदमी को हुक्म दिया और वो आर्डी शॉट के करीब पहुंच गए। आर्डी शॉट ने अपने दोनों हाथ फिजा में बुलंद कर दिए और उसके साथ साथ ही उसने हाथों को वो मखसूस जुम्बश दी कि जो उसके साथियों के लिए मखसूस इशारे थे, और उसने इस जुम्बश से अपने साथियों को तमाम सूरत हाल समझा दी। लुटगारों खुद भी उन लोगों की जानब मुतवज्जा था, चुनाचा वो ये भी ना देख सका कि उसके अतराफ में कुछ रद्दोबदल हुई और उसके बाद आर्डी शॉट के तमाम आदमी उस काम पर मुस्तैद हो गए हैं कि लुटगारों के साथियों को संभाल लें। लुटगरों के साथियों ने आर्डी शॉट की तलाशी ली और जो कुछ उसके पास से बरामद हुआ अपने कब्जे में कर लिया। उसके बाद वह पीछे हटे। लुटगरों मुस्कुराती निगाहों से आर्डी शॉट को देख रहा था, लेकिन उसे अपने साथियों की कुछ आवाजें सुनाई दी। वो चौंक कर पलटा और शशदर रह गया। उसने देखा कि चंद अफराद उसके साथियों की पुष्ट से पिस्तौल की नाले लगाए हुए खड़े हैं। दूसरा ज़हनी झटका उसे उस वक्त बर्दाश्त करना पड़ा जब अचानक ही अकब से आर्डी शॉट उस पर टूट पड़ा और उसने लुटगरों की दोनों बगलों में हाथ डालकर एक मखसूस अंदाज में उसके हाथ पुष्ट पर कस दिए। साथ ही उसके दूसरे हाथ ने लुटगारून को नहता कर दिया। सूरत हाल एकदम ही तब्दील हो गई। आर्डी शॉट के चेहरे पर मुसर्रत की चमक थी। उसने लुटगारून की ठोड़ी के नीचे उंगली लगाई और आहिस्ता से उसका चेहरा ऊपर उठाते हुए कहा, हमारे दरमियान ये सब कुछ नई बात नहीं है, और हाँ, एक बात, आर्नडोम मेरा दोस्त भी है और एक लालची आदमी भी। एक बार फिर उसे दौलत का लालच दिया जाएगा और वो तुम्हारे तमाम आदमियों को खत्म कर देगा। समझे? कहानी वही होगी, यानी अफरातून के कैदियों का मामला। वो लोग बगावत करेंगे और मैं ओशियन ट्रेडर को ये दर्दनाक इतला दूंगा कि मिस्टर लुटगारू ने अक्लमंदी से काम नहीं लिया और खुफिया तौर पर उन लोगों से भिड़ गए, जिसके नतीजे में वो अपने तमाम आदमियों के जिंदगी से हाथ धो बैठे। ठीक है, मैं तस्लीम करता हूँ कि यहाँ भी तुम्हें मुझ पर बर्तरी हासिल हो गई। तुम एक चालाक इंसान हो, लेकिन क्या हमारे और तुम्हारे दरमियान समझौते का कोई दरिया नहीं है? आर्डी शॉट की आंखों में खून उतर आया। उसने लुटगरों के करीब पहुंचकर उसका गिरबान पकड़ते हुए कहा, कुत्ते, मैंने हमेशा ही तुझ पर बर्तरी हासिल की है। ओशियन ट्रेडर के हवाले से अगर मेरे साथ आवन करता तो मैं पुरानी रंजिशें भूल सकता था, लेकिन तूने खुद ही ये तमाम रास्ते बंद कर दिए और अब तेरी मौत तेरे सामने है। मैं तुझे अपने हाथ से हलाक करूंगा और ये खेल हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। आर्डी शॉट ने अपना पिस्तौल निकालकर सीधा किया, चंद कदम पीछे हटा और लुटगारून की पेशानी का निशाना ले लिया। गार्था और शाबान इस सूरत हाल का जायजा ले रहे थे। उन्होंने एहतियात से वापसी का सफर तय किया और बहुत ही होशियारी से उस जगह पहुंच गए जहां कैदियों की रिहाइशगाहें थीं। आने वालों के बारे में उन्होंने काफी हद तक अंदाजा लगा लिया, क्योंकि उनका बाकायदा इस्तकबाल किया गया था। इसका मकसद था कि उन लोगों का ताल्लुक भी ओशियन ट्रेडर से है। बाद में दूसरे बहुत से मामलात भी गार्था के इल्म में आए और उसने महसूस किया कि आर्डी शॉट और नए आने वाले शख्स के दरमियान कोई ऐसी बात है जिसे उनकी बाहमी कशमश पर मुश्तमिल किया जा सकता है, और इस चीज को गार्था ने दिलचस्पी से महसूस किया था। वक्त गुजर गया। गार्था और शाबान यहाँ से दूर नहीं गए थे, बल्कि उन लोगों का
जायजा लेते हुए वक्त गुजारते रहे। गार्था अपने जहन में शाबान के लिए अभी तक कोई वाज़ेह हिकमत अमली तय नहीं कर सकी थी। वो शाबान की दीवानी हो गई थी। फिर वो मौका आ गया जब गार्था ने आर्डी शॉर्ट को खामोशी से वहां से निकलते हुए देखा। शाबान इस वक्त सो रहा था। गार्था ने उसे जगाया और फौरन ही मुस्तैद हो गया। हमें कुछ काम करना है शाबान, खुद को होशियार कर लो। मैं होशियार हूँ, आओ चलें। उसने आर्डी शॉर्ट का ताक़ब शुरू कर दिया और तमाम सूरत हाल से वाकफियत हासिल करने लगी। उसे एक लम्हे में ये अंदाजा हो गया कि आर्डी शॉर्ट का रुख आर्नोडोम की जानब है। न जाने उस शख्स ने इस बारे में क्या सोचा था। गार्था उनका ताक़ब करती रही और फिर वो लम्हात भी उसकी निगाहों से दूर ना हुए जब चालाक लूटगार ने आर्डी शॉर्ट को संभाल लिया था। गार्था को अच्छी तरह अंदाजा हो गया कि नया आने वाला शख्स है वो ही आदमी जो यहाँ गालबन अपना इंचार्ज की हैसियत इख्तियार कर गया था और उसने आर्डी शॉर्ट के इख्तियारात मुअत्तल कर दिए। गार्था वर्था के चेहरे पर दिलचस्पी के आसार पैदा हो गए। भला इससे ज्यादा और कौन जानता था कि आर्डी शॉर्ट के चंद अफराद बड़ी खामोशी से और मुहताज तरीके से आर्डी शॉर्ट के साथ साथ सफर कर रहे हैं। गालबन आर्डी शॉर्ट को इसका अंदाजा होगा कि उसे कोई मुश्किल पेश आ सकती है। गार्था ने शाबान को मुखातब किया, शाबान, और वो चौंक कर उसे देखने लगा। जी नहीं मैडम, तुम इस कदर सादा लोग क्यों हो? शाबान के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। उसने आहिस्ता से कहा, मैडम आप जो मेरे साथ हैं। क्या मतलब? गार्था मुस्कुराकर बोली, मेरे अंदर एक बहुत बड़ी कमी है। मैं जब किसी पर एतमाद करता हूँ तो सारे मामलात उसी पर छोड़ दिया करता हूँ और खुद अपनी दहानत से कोई काम करने की कोशिश नहीं करता। क्या मतलब है तुम्हारा इन अल्फाज से? मैं आप पर मुकम्मल एतमाद करता हूँ मैडम, और आप जो मुझे हुक्म देंगी उसकी तामील करूँगा। इससे ज़्यादा ना मुझे कुछ सोचने की ज़रूरत है ना कुछ करने की। हाँ, अगर आप मुझे यह हुक्म दें कि मैं इस बारे में सोचूं, तज्जिया करूं, गौर करूं, तो फिर मैं बाअमल हो जाऊंगा। गार्था हंस पड़ी और उसने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत प्यारे इंसान हो तुम, लेकिन अपने ज़हन से भी सोचा करो, खुद फैसले किया करो। मसलन अब अगर मैं तुमसे इस बारे में पूछूं कि इन लोगों के बारे में तुमने क्या किया, क्या अंदाजा लगाया है? आपने हुक्म दिया है मैडम, चुनाचा मैं अपनी राय का इजहार करने में कोई दिक्कत नहीं महसूस करता। तो फिर बताओ, ये शख्स जो जहाज से आया है बहुत शातिर आदमी मालूम होता है। इसने आर्डी शॉर्ट का मुअत्तल करके रख दिया। इसने शायद गौर नहीं किया, उसने आर्डी शॉर्ट के लोगों को भी एक तरह से अपना कैदी बना लिया। अगर मेरा अंदाजा गलत नहीं तो आर्डी शॉर्ट इस वक्त किसी ऐसी खुफिया कार्रवाई के लिए निकला है जिसके तहत वो इस शख्स को शिकस्त दे सकता, लेकिन यह चालाक आदमी उसका रास्ता रोकने के लिए मौजूद है। इसमें कोई शक नहीं कि मैंने बड़े बड़े जुराइम में हिस्सा लिया, बहुत से लोगों का तज्जिया भी किया मैंने, लेकिन एक हकीकत को तस्लीम किए बगैर नहीं रहूंगी डियर शाबान कि तुम जैसा आदमी इससे पहले मेरी निगाहों से कभी नहीं गुजरा। तुम इन हैरत अंगेज सलाहियतों के मालिक हो जिन्हें अल्फाज की सूरत नहीं दी जा सकती। अब देखो तुम इन मामलात में किस कदर नात अलग रहे हो, लेकिन जो कुछ तुमने मान के बारे में सोचा है वो एक ठोस सच्चाई है, और यही ऐसे लम्हात होते हैं जब मैं तुम्हारे बारे में उलझन का शिकार हो जाती हूँ। शाबान ने चौंक कर गार्था वर्का को देखा और फिर आहिस्ता से बोला, उलझन? हाँ उलझन, वो क्यों मैडम? शाबान, मैं तुम्हारी गहराइयों में पहुंचना चाहती हूँ। मैं ये जानना चाहती हूँ कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। तुम्हारी सादगी देखकर दिल ये कहता है कि तुम अंदरों बाहर से यकसा आदमी हो, लेकिन जब तुम अपनी किसी ऐसी सलाहियत का मुजाहरा करते हो तो मैं खौफजदा हो जाती हूँ। शाबान खुद भी देख चुका था कि आर्डी शॉर्ट ने उस अजनबी शख्स की पेशानी का निशाना ले लिया है और उसकी उंगली ट्राइगर पर दबाव डाल रही है। शाबान इधर उधर देखा और करीब ही पड़ा हुआ एक नोकीला पत्थर उठा लिया। गार्था वार्ता समझ ना पाई कि वो क्या करना चाहते हैं, लेकिन दूसरे लम्हे पत्थर पूरी कुव्वत से शाबान के हाथ से निकला और सनसनाता हुआ आर्डी शॉर्ट की जानब बढ़ा। हालांकि आर्डी शॉर्ट की पुश्त उनकी जानब थी, लेकिन शाबान का निशाना इस कदर पक्का था कि यकीन नहीं आता। नोकीला पत्थर आर्डी शॉर्ट की गद्दी पर पड़ा और आर्डी शॉर्ट का हाथ फिजा में बुलंद हो गया। साथ ही फायर भी हुआ, लेकिन निशाना लुटगारून नहीं था, बल्कि उठे हुए हाथ ने आसमान की जानब फायर किया था और उसके बाद आर्डी शॉर्ट सीधा पुश्त के बल जमीन पर आ रहा। उसके वो साथी जो लुटगारून के साथियों को कवर किए हुए थे हैरान होकर इधर उधर देखने लगे, लेकिन गार्था वर्था और शाबान के लिए अब देर करने का मौका नहीं था। दोनों ही एक साथ बाहर आए और उसके बाद दोनों ही जैसे परवाज करते हुए आर्डी शॉर्ट के आदमियों पर जा पड़े। मसला अफराद इस कदर बदहवास हो गए थे कि वो कोई कार्रवाई भी ना कर सके। एक सिमत गार्था वर्था जो मार्शल आर्ट की माहर थी और दूसरी जानब अजीबोगरीब सलाहियतों का मालिक शाबान। शाबान उनमें से दो आदमियों की गर्दनें अपनी बगल में दबा ली, फिजा में कलाबाजी खाई और फिर इस तरह आगे की जानब झुका कि वो दोनों मुंह के बल जमीन पर आए। उनके चेहरे पूरी कुव्वत से जमीन पर टकराए थे और शाबान कलाबाजी खाकर खड़ा हो गया।
गार्थाबर्था ने अलग दूसरे 2 आदमियों को संभाल लिया और मार्शल आर्ट की माहिर ये छल्लावा नुमा औरत उन दोनों को बुरी तरह चक्कर दे रही थी। वो उस कोशिश में थी कि उनके हाथों से पिस्तौल निकल जाए और उसमें उसे ज्यादा वक्त नहीं हुई। शाबान ने जिन 2 अफराद को अपना निशाना बनाया था वो तो शायद एक लम्हे ही दुनिया में रुखसत हो गए थे। उल्टी कलाबादी खाने के बाद शाबान एक और ठोकर खाकर उन दोनों की पिसलियों पर रसीद की और वो जमीन पर तड़पने लगे। गालबन कुछ जिंदगी बाकी थी। शाबान ने फौरन ही उनकी कलाइयों पर ठोकरें मारी और पिस्तौल उनके हाथ से निकाल दिए। दूसरे लम्हे उसने दोनों पिस्तौल अपने फिदा में कर लिए थे। उधर गार्थाबर्था भी उन दोनों आदमियों को नहता करने में कामयाब हो गई। आर्डीशॉट की गद्दी पर लगी हुई चोट ने उसे होशो हवास में ना रहने दिया और वो बेहोश हो गया। एक लम्हे में पांसा पलट गया था। लुडगारून और उसके साथी भी ना समझ पाए कि ये 2 छल्लावे कहां से परवाज करते हुए आए और उन्होंने सूरत हाल को तब्दील करके रख दिया। गार्थाबर्था और शाबान पलक झपकते अपने मकसद में कामयाब हो चुके थे। अब गार्थाबर्था मुस्कुराती निगाहों से लुडगारून को देख रही थी। लुडगारून अपने हवास में आया तो उसने उन दोनों को गहरी निगाहों से देखा, फिर 2 कदम आगे बढ़ा और उसने गार्थाबर्था के सामने पहुंचकर कहा, मैं नहीं जानता खातून कि आप कौन हैं और आपके ये साथी, लेकिन आपने जिस तरह मेरी मदद की है मैं उसे कभी फरामोश नहीं कर सकता। पहले इन लोगों के बारे में मुनासिब फैसला करो डियर, इसके बाद हमारे तुम्हारे दरमियान तारफ भी हो जाएगा। क्या आप मुझे इनके बारे में मुनासिब फैसला करने की इजाज़त देंगी? लुडगारून ने पूछा। ज़ाहिर है मैं जिस दोस्ताना जज्बे के तहत इस काम पर आमादा हुई हूँ उससे तुम्हें ये अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि मैं तुम्हें इस शख्स से बचाना चाहती थी। तो फिर आप मुझे इजाज़त दीजिए, मैं उन्हें इस दुनिया से रुखसत कर दूँ। वैसे मेरा नाम लुडगारून है, तफसील मैं बाद में बता दूंगा। पहले आप इस सिलसिले में नुक्ता निगाह जानना चाहता हूँ। ये तुम्हारे शिकार हैं। अगर एक लम्हे की चूक हो जाती तो यकीनन ये शख्स जिसका नाम आर्डीशॉट है तुम्हें खत्म कर देता और इसके साथ ही तुम्हारे साथियों को ना छोड़ते। सूरत हाल को बदलना मेरे लिए निहायत जरूरी था, सो मैंने अपना फर्ज अंजाम दिया। बाकी तुम्हारा लुडगारून ने करीब पड़ा हुआ पिस्तौल उठा लिया और उसके बाद उसने आर्डीशॉट की पेशानी का निशाना लेकर फायर कर दिया। आर्डीशॉट के जिस्म में हरकत पैदा हुई, वो तड़पने लगा और उसके बाद सर्द हो गया। लुडगारून के साथियों ने बाकी अफराद के साथ भी यही अमल किया था और जिनमें थोड़ी बहुत जिंदगी बाकी रह गई थी वो भी जिंदगी से महरूम हो गए। 5 लाशें यहाँ पड़ी हुई थी। शाबान की अपनी कैफियत क्या थी इसका तो कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था, लेकिन गार्थाबर्था के लिए लाशों का खेल कोई नया काम नहीं था। वो बेपरवाही से इस कार्रवाई को देख रही थी। लुडगारून ने कहा, मैडम ये नहायत जरूरी था कि हमें यहाँ सूरत हाल पर काबू पाने के लिए बड़ी मुश्किलात का सामना है और इस सिलसिले में हम अपने लिए मुश्किलें नहीं छोड़ना चाहते। मैंने कहा ना माय डियर कि मैं तुम्हारे किसी अमल में मदाखलत की कोशिश नहीं करती और ना ही इसकी जरूरत महसूस करती हूँ। आपके इस तावन का एक बार फिर शुक्रगुजार हूं मैं। चलो तुम लोग इन लाशों को उठाकर इन झाड़ियों में महफूज कर दो, जंगल के जानवर इनसे फायदा उठा लेंगे। लुडगारून ने अपने साथियों को हुक्म दिया, फिर दोस्ताना अंदाज में शाबान की तरफ बढ़ा और अपना हाथ उसके हाथ में देते हुए बोला, मेरा नाम लुडगारून है, तुम्हारा नाम क्या है दोस्त? शाबान। शाबान ने जवाब दिया, वेरी गुड। और मैडम आपसे मैं मुतारफ नहीं हो सका तो मुझे गार्थाबर्था कह सकते हो। लुडगारून की आंखें हैरत से फैल गईं। उसने आहिस्ता से कहा, ओह मैडम वर्था, यकीनन मैं आपके बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। क्या? गार्थाबर्था ने पूछा। मेरा मतलब है इस वक्त से जब अखरातून आर्डीशॉट के कब्जे में आया था। आप भी हमारी ही दुनिया से ताल्लुक रखती हैं। सुना है इटली में आपका कोई इदारा कायम है जिसके जरिए आप जरूरतमंदों की मदद किया करती हैं। गार्थाबर्था ने कहका लगाया और आहिस्ता से बोली, तुम्हारा ख्याल बिल्कुल दुरुस्त है मिस्टर गारून, और इस वक्त भी मैं बहुत सौ की मदद कर रही हूँ।